हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है। तो साइंस को हम लोग समझ ही चुके हैं, लेकिन आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स ही हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो इस क्लास में चूँकि फिजिक्स को ही डिस्कस किया जाएगा। देखिए, साइंस विज्ञान है, और विज्ञान का यदि संधिविच्छेद किया जाए, बी प्लस ज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट, पिछली क्लास में हम लोग साइंस के बारे में व्याख्या कर चुके हैं। क्योंकि हमने बताया होगा आप लोगों को कि किसी भी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उसी की एक परिभाषा ये भी मानी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि साइंस की अनेक पार्ट्स हैं, साइंस के अनेक पार्ट्स हैं। ठीक है, अनेकों पार्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, होम साइंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। देखिए, फिजिक्स 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 जो है, ये एक लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से बना है। कोई कोई ये कहते हैं, और किसी किसी का मानना ये है कि फ्यूसिस की वर्ड मीनिंग ये होती है। दोनों सही है, बस उच्चारण अलग है। दोनों का उच्चारण वही होता है। फ्यूसिस एक लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा से ली जाती है, लैटिन भाषा से ली जाती है। ठीक है, दोनों लैटिन भाषा है एक ही, लेकिन इसको अलग अलग दो रूपों में रखा जाता है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत, फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस जो है नेचर, इसका मीनिंग होता है फिजिक्स का नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो हम कह सकते हैं फ्यूसिस शब्द के आधार पर कि फिजिक्स की डिफिनेशन क्या देंगे। इन फिजिक्स वी आर स्टडी द नेचुरल थिंग्स ऑफ नेचर। नेचुरल थिंग्स ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स कहा जा सकता है। ठीक है, इसका हिंदी कन्वर्जन की बात करें तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के प्राकृतिक घटनाओं का का अध्ययन करते भौतिक विज्ञान कहलाता है। बहुत सी सरल बात है। ठीक है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की सर्वप्रथम व्याख्या, चूंकि हमने कल बताया रहा होगा आपको पिछले क्लास में कि भौतिक विज्ञान से पहले साइंस के जनक की बात हुई होगी। तो साइंस की जनक की बात हमने बताया रहा होगा गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली 1610 ईस्वी में सर्वप्रथम दूरबीन की खोज की, और दूरबीन की खोज के द्वारा उनका मानना ये था, उन्होंने मानना क्या था, यूनिवर्स के बारे में सर्वप्रथम एक अच्छी दृष्टि से गैलीलियो के द्वारा सौरमंडल को देखा गया। और सौरमंडल चूंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो पहला एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के संबंध में, भौतिक विज्ञान के संबंध में गैलीलियो द्वारा किया गया। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ फिजिक्स
एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली को कहते हैं। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, गैलीली को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था क्या, न्यूटन। अभी इससे बात करेंगे न्यूटन। न्यूटन ने अपने विचारों को बहुत अच्छी बखूबी निभाया और अनेकों क्षेत्रों में, न्यूटन के द्वारा अनेक क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर, मतलब फिजिक्स के ही संबंध में अलग अलग विषयों पर बृहद ज्ञान देखने को मिलता है। जैसे साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मोशन। मोशन के बारे में बखूबी उन्होंने बताया, फोर्स की डिफिनेशन दी, लाइट की डिफिनेशन दी। इस तरीके से अनेक क्षेत्रों में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिस कारण से इन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, छोड़ो न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन। इसके बाद 19वीं सदी में एक व्यक्ति हुए, 20वीं सदी में एक व्यक्ति आया, 20वीं सदी में, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता है, आइंस्टाइन कह सकते हैं। इनको हम मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, इनको हम मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है, अभी तो हम बेसिक समझ रहे थे कि क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो इन फिजिक्स वी आर स्टडी द नेचुरल साइंस ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गैलीलियो के द्वारा हुआ, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीलियो कहा जाता है। थ्योरी के संबंध में बृहद एक्सप्लेनेशन न्यूटन के द्वारा दिया जाता है, इसलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। आगे चल करके 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी फार्मूला, ऐसे बहुत सारे समीकरणों को सुलझाया, जिस कारण से मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ये थोड़ी सी और चीज़ें हम लोग साझा करेंगे आपसे। ठीक है, थोड़ा सा वो आगे जाने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे बताएंगे गैलीलियो गैलीली फिर न्यूटन के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली इन्होंने 1610 ईस्वी में दूरबीन का निर्माण किया और दूरबीन का निर्माण करके ये सौर मंडल को देखे, सौर मंडल को। क्योंकि इसके पहले लोगों का ये मानना था, बाइबल का भी ये मानना था, इनके समाज का ये मानना था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पृथ्वी केंद्रित है। पृथ्वी केंद्रित है। पृथ्वी केंद्रित का मतलब ये होता है कि पृथ्वी एक स्थान पर स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इसके अराउंड सन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है। देखिए 1610 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा जब इस दूरबीन का निर्माण हुआ, तो निर्माण के दौरान उन्होंने जब सौरमंडल को पहली बार देखा तो उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, और उन्होंने ये बताया कि सूर्य केंद्रित होता है। सूर्य क्या होता है, केंद्रित होता है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सिर्फ अर्थ ही नहीं, इसके साथ साथ अनेकों ग्रह, मरकरी, वीनस, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह को ले लेते हैं, इसके बाद जुपिटर, ऐसे बहुत सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी संख्या ठीक ठाक, और एक नहीं अनेकों ग्रह हैं। ठीक, तो इनका जो मत था भौतिक विज्ञान को लेकर के, भौतिक विज्ञान के संबंध में
एक्सपेरिमेंट के संबंध में ये लोगों को चौंकाने वाला था। ठीक है, क्योंकि ये अपने समाज में ये व्याख्या कर पा रहे थे कि सूर्य जो है वह स्थिर होता है और जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्योंकि सोलर सिस्टम की सर्वप्रथम जो संरचना थी, स्ट्रक्चर था, गैलीलियो ने ही पृथ्वी पर बनाया था। ठीक है, इस बात पर इनका जमकर विरोध हुआ। ठीक है, इनका जमकर विरोध हुआ। कारण ये था कि लोगों का मानना ये था कि सूर्य जो है स्थिर है, सॉरी, पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। लेकिन बाद में गैलीलियो द्वारा यह व्याख्या की गई कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस बात का विरोध के कारण गैलीलियो को समाज से बहिष्कृत भी किया जाना था, लेकिन फिर बाद में जाकर बातें कुछ समय बाद जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने भौतिक विज्ञान के संबंध में अनेक व्याख्याएं, इनका अनेक व्याख्या थे। फोर्स हो गया, बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, और भास्कराचार्य के द्वारा जिस अवकलन समाकलन की व्याख्या की गई थी, उसी अवकलन समाकलन की व्याख्या कैलकुलस की व्याख्या ये बहुत ही बखूबी देती। और इसके कारण, ये इतनी उपलब्धि के कारण इनका मानना ये हो गया, इनका मत ये हो गया कि गॉड नहीं है, भगवान से विश्वास उठ गया। ये कहे कि भगवान नहीं है। और जब इस बात को उन्होंने बताया लोगों को, तो लोगों का ये मानना था, लोगों ने ये कहा, क्योंकि ये भी पादरी थे चर्च के, अभी भी पादरी ही थे, और इनका काम था कि अपने धर्म को मतलब कि व्यवस्थित करना। और जब यही कह रहे हैं कि गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, तो लोगों ने इनको अपने समाज से बहिष्कृत किया। तो जब बहिष्कृत की बात आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान नहीं है, भगवान है, बट इफ गॉड इज present in the universe, they are good mathematician. उन्होंने कहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है। ठीक, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ भगवान नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर भगवान यूनिवर्स के अंदर उपस्थित है तो वह एक अच्छा गणितज्ञ होगा, उसके जैसा गणितज्ञ कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात की व्याख्या होने की। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, बहुत समय पहले जब फिजिक्स की बात की जा रही थी, तो फिजिक्स को भौतिक विज्ञान न कहकर प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। कारण था, लेकिन बाद में चलकर इसे भौतिक विज्ञान के नाम से जाना। भौतिक विज्ञान का अर्थ है भौतिक स्वरूप, जो हमें दिखाई देता है वही भौतिक स्वरूप कहलाता है, और जो हमें दिखता है उसके बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है, सिंपल। ठीक है, चूंकि देखिए यूनिवर्स की जब व्याख्या की गई, तो यूनिवर्स बनने का कारण ये था कि एक ब्लैक होल था, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल जब खंडित हुआ, ब्लैक होल जब टूटा, एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई था। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जब ब्लैक होल टूटा, अभी ये बल आज भी ब्लैक होल पर कार्यरत थे। जब ये टूटा तो टूटने के बाद ये बहुत सारे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ। ठीक है,
तो असंख्य खंडों में विभाजित हुआ। इसमें माना ये गया, मान्यता ये रखी गई कि 10⁻11 जो पार्टिकल होंगे, इन 10⁻11 पार्टिकल को हम एक आकाशगंगा कहेंगे, आकाशगंगा कहेंगे, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी क्या लगे? और एक यूनिवर्स के अंदर सॉरी एक यूनिवर्स के अंदर कल्पना ये की गई, क्योंकि एक्यूरेसी तो है नहीं, हम कल्पना ही कर सकते हैं, अजम्पशन ही रख सकते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर ये माना गया कि एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सी। तो मोटी मोटा हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में 10⁻11 इंटू 10⁻11 जो गैलेक्सीज हैं, इसके अंतर्गत नियर अबाउट 10⁻22 स्टार्स। तो ये बात आपको जानने को ये मिली कि यूनिवर्स जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम बखूबी देख नहीं सकते, है ना, बिना किसी यंत्र के द्वारा, उसके अंतर्गत कुल मिला जुला करके 10⁻22, इसको आसान शब्दों में कहें तो 100 बिलियन स्टार्स उपस्थित है। और इसमें से एक आकाशगंगा हम लोग की है, जिस आकाशगंगा का नाम हमारी आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, इस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे हिंदी में इसको दूध मेखला भी कहते हैं, दूध मेखला। इसके अंतर्गत आकाश मंदाकिनी के अंतर्गत एक सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, ठीक है, जिसमें 8 ग्रह, एक सूर्य है। सूर्य जो है ये स्मॉलेस्ट स्टार है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा सूर्य ही पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब यूनिवर्स बना तो एक ब्लैक होल से बना। ब्लैक होल जब टूटा तो सारे के सारे पिंड जो थे वो गर्म थे, सारे के सारे पिंड जल रहे थे। लेकिन लगभग ये घटना 500 करोड़ साल पहले की है, 500 करोड़ साल पहले, 500 करोड़ साल पहले, 5 अरब साल, 5 अरब साल पहले की घटना है। उसके बाद लगभग 250 सालों तक धीरे धीरे इतने ग्रह के सरफेस थे, धीरे धीरे ठंडे हुए, और ठंडे होने के कारण लगभग माना जाता है 234 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक जीवन उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो सौरमंडल हो गया, ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आपको जानना ये चाहिए, जानने योग्य बात ये है कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यूनिवर्स की तुलना में जितने स्टार्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो कह सकते हैं जितने भी पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। एवरी पार्टिकल revolving to each other, every particle revolving to each other, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, जिस कारण से एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स को 2 रूपों में बांटा जाता है, आगे चलते रहते फिजिक्स को 2 रूपों में बांटा जाता है। पहला हो गया मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल,
हिंदी में बात करें तो इसे हम सूक्ष्म कण कहते हैं। सूक्ष्म कण ये हमारे कहलाते हैं स्थूल कण। स्थूल कण, स्थूल कण, स्थूल कण वो कण होते हैं, स्थूल कण, स्थूल कण वो कण होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। परंतु सूक्ष्म कण ऐसे कण होते हैं जिन्हें हम, सूक्ष्म कण ऐसे कण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। तो भौतिक विज्ञान को दो रूपों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म कण हो गया और एक स्थूल कण। स्थूल कणों की बात करें तो इसके अंतर्गत यांत्रिकी, यांत्रिकी इसको मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी, यांत्रिकी की बात करें जैसे मान लीजिए चलो किसी वस्तु का एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, बल, गति, वेग, त्वरण, फोर्स, ऊर्जा, शक्ति, इन सारे अवयवों के बारे में जानना यांत्रिक विज्ञान कहलाता है, यांत्रिकी के अंतर्गत। दूसरी बात आती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी की बात करें तो किसी भी वस्तु के बारे में ताप, मान लीजिए ताप का बढ़ना घटना, ये सारी क्रियाएं ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आती है। तीसरी की बात करें प्रकाश, क्योंकि प्रकाश हम जानते हैं लाइट, ये लाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहें, लाइट एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसके बिना हम यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स तो ये है लेकिन प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं सकते। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर टोटली डार्क, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी आर टोटली डार्क, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यूनिवर्स आर ब्यूटीफुल, है ना, कलरफुल। तो अगर यूनिवर्स लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो ये जो संसार है ये हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। और प्रकाश की खूबसूरती है कि ये संसार हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है। चौथी बात करें तरंग की बात करें, तरंग दोलन की बात करें। तरंगों को आप लोग जानते होंगे, तरंग दो प्रकार की होती हैं, नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि तरंग जो होते हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 4 टॉपिक्स होती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नाभिकी नाभिकी विज्ञान कह लेते हैं, नाभिकी विज्ञान करते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु, अणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन्स, फर्मियंस, लेप्टॉन्स, हाइड्रॉन्स, ऐसे बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यह देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम इसको देख पाते हैं और उनके द्वारा देख करके इनके बारे में एक अच्छा संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्स के कुछ मूल फोर्सेस के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए या किसी भी क्रिया को करने के लिए फोर्स एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, फोर्स एक अहम भूमिका निभाता है। तो जो प्रकृति की बात करें, प्रकृति के मूल फोर्स की बात करें, प्रकृति के मूल फोर्स, मूल बल की बात करें, प्रकृति में जो मूल बल है ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सिर्फ 4 प्रकार के। 5वें की खोज की जा चुकी है लेकिन अभी उसको सिलेबस में ऐड नहीं किया गया, उस पर रिसर्च कर लेंगे। आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो हम आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे, ठीक है। पहले बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण,
जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो है ये हमारा वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे की बात करें, तीसरा होता है नाभिकीय क्षीण बल, क्षीण बल। चौथा नाभिकीय प्रबल बल, नाभिकीय प्रबल, ठीक है, नाभिकीय प्रबल बल। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर वीक फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये दोनों फोर्सेस, ठीक है। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, यूनिवर्स का सबसे कमजोर बल अगर कहें, सबसे क्षीण बल कहें, तो सबसे क्षीण बल होता है ग्रेविटेशनल, सबसे कमजोर, ठीक है। इससे ताकतवर की बात करें तो इससे थोड़ा सा ताकतवर जो होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स होता है। इससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो होता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसकी बात करें, ये किन्हीं दो पार्टिकल के बीच लगता है, किन्हीं दो पार्टिकल, दो कणों के बीच जिनका द्रव्यमान हो, कोई ना कोई द्रव्यमान हो, अगर उसका कुछ भी द्रव्यमान है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा आकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, ठीक। वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षण भी होता है, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ये किन्हीं दो आवेशों के बीच वर्क करता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत होता है, चाहे कैसा भी आवेश हो, धनावेश हो या ऋणावेश, धनावेश हो या ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश, ठीक है। नाभिकीय क्षीण बल जो होता है, नाभिकीय क्षीण बल की बात करें, ये मूल कणों के बीच वर्क करता है, मूल कणों के बीच। जब बीटा करण, बीटा डीके होता है, बीटा क्षरण होता है, क्षरण की बात कर, रेडिएशन की बात है, ठीक है। ये जो होता है ये प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है, बीच कार्यरत होते हैं, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आइए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। कोई दो पिंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पिंड यहाँ पे है M1 और एक पिंड यहाँ पे है M2। इसकी व्याख्या न्यूटन ने की थी, ठीक है। मान लेते हैं कोई दो पिंड है, ए और बी स्थान पर स्थिर है, इनकी मध्य की दूरी स्मॉल r है, ठीक है? तो न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो दो द्रव्यमानों के बीच, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वाला आकर्षण बल, बल दोनों द्रव्यमानों, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि इसके बीच लगने वाला बल F है, तो F ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है जिसे हम कहते हैं G जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, सर बल नियतांक होता है।
जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रा की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो वर्ड आते हैं अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये समझना बड़ा जरूरी है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे मान लीजिए x और y दो संख्या है, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर इसको 2 गुना हम इंक्रीज करते हैं तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करें, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, x और y। तो मतलब यहाँ पे बात साफ साफ है कि यदि x के मान को हम बढ़ाएंगे y का मान कम हो जाएगा, y के मान को बढ़ाते हैं तो x का मान कम हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम ये अनुक्रम। ठीक है, तो ये बात आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसी के संबंध में अगला जो है वैद्युत बल, अगला जो है वैद्युत बल के बारे में हम जो देखते हैं, वैद्युत बल आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैद्युत बल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है, चाहे कोई भी दो आवेश प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी यहाँ है, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। इस बल की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? कूलॉम के द्वारा। कूलॉम एक ऐसे देखे थे जिन्होंने 1685 से 1685 से सॉरी 1785 से इसकी व्याख्या की। ठीक है, कूलॉम के अनुसार, चूंकि देखिए कोई भी किन्हीं दो आवेशों के बीच अगर माइनस माइनस है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा ये प्रतिकर्षण बल होगा। दो समान, कोई किन्हीं भी दो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण। और किन्हीं दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल, आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने जनरल थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल व्यक्त है एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब तोड़ा जाता है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं Q1 Q2 अपॉन R। प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है, K का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हवा नहीं है। ठीक है, बस इतना होगा। यह बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। ये कूलॉम ने दिया था वैद्युत बल के संबंध। ये जो बल होता है ये न्यूक्लियर फोर्स से भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगली टॉपिक हमारी है तीसरी टॉपिक नाभिक क्षीण बल। नाभिकीय क्षीण बल, नाभिकीय क्षीण बल जो होता है, नाभिकीय क्षीण बल की बात करें, नाभिकीय क्षीण बल जो होता है ये बल बीटा डीके के समय, बीटा क्षरण के समय, बीटा क्षरण के समय ये कार्यरत होता है। बीटा क्षरण का मतलब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकलता है तो मूल कणों के मध्य लगने वाला बल
नाभिकीय क्षीणबल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो और किसी एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दे दी गई, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल गया, तो इनके मूल कणों के बीच लगने वाला जो बल होगा वही बल कहलाएगा नाभिकीय क्षीण। चौथा आता है नाभिकीय नाभिकीय प्रबल बल। नाभिकीय प्रबल बल जो होता है ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य कार्य करते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य कार्यरत होता है, इसे न्यूक्लियन फोर्स भी कहते हैं, न्यूक्लियन बल भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और यह बल वैद्युत बल से लगभग 100 गुना ज्यादा होता है। 100 गुना ज्यादा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है वैद्युत। ठीक है, नाभिकीय प्रबल बल। तो यूनिवर्स के अंतर्गत 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। पांचवें अभी हमने बताया, पांचवें की व्याख्या की जा चुकी है, लेकिन अभी उसको सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है। अगर ऐड किया जाएगा तो आगे हम आपको इसके बारे में बता देंगे। पदार्थ विज्ञान में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे एक नियम होता है, एक नियम वर्क करता है संरक्षण का नियम। संरक्षण, इस मान लीजिए संरक्षण का मतलब क्या होता है समझते हैं। संरक्षण 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 का मतलब होता है कंजर्वेशन। इंग्लिश कंजर्वेशन। संरक्षण का अर्थ होता है किसी चीज के परिवर्तित ना, ठीक है, कोई चीज हो जो नियत हो। सबसे बड़ी बात ये होती है फिजिक्स के अंतर्गत एनर्जी। एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि मेरा मानना भी ये है कि एनर्जी एनर्जी वास्तव में कांस्टेंट होती है। ठीक है, और हमारी बात करें एनर्जी से, तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक छोटी ऊर्जा है, जिस दिन हमारी बॉडी से प्राण निकलेगा, है ना, आत्मा निकलेगी, उस समय हमारी बॉडी की ऊर्जा निकल करके यूनिवर्स में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं साउंड बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी बॉडी से निकल करके यूनिवर्स में भी विलीन हो रही है। तो ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कंजर्व रहती है, ऊर्जा कॉन्स्टेंट रहती है। इसी प्रकार से हर एक ही संवेग, ठीक है, पूरी संवेग 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 समझते होंगे E बराबर m/v। पूरी संवेग होता है J बराबर r क्रॉस। इस तरीके से बहुत सारी चीजें। एक और बता देते हैं आपको, आवेश। आवेश भी कंजर्व रहता है, आवेश चार्ज। अभी हम बात करते हैं चार्ज। ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, इनका मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अगर ये वस्तु है, किसी वस्तु का संवेग है, वो नियत रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो संवेग भी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी परिवर्तित होगी तो भी परिवर्तित होगा। तो ये अलग अलग संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक खत्म होती है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, नेचर ऑफ वर्ल्ड, सारी चीजें, ठीक है, नेचर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली टॉपिक फिजिक्स के ही संबंध में। इससे मान लीजिए कि मेजरमेंट हो गया, यूनिट हो गई, इधर एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो आगे अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।